वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज लो एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर। जो अपना एक्ट चल रहा था वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अभी तक जो हमने पढ़ा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और लास्ट हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर जब अपनी कंप्लेन की बात करता है तो वो कंप्लेन कहाँ कहाँ जो डिस्प्यूट के लिए वो अप्रोच कर सकता है, अपील कर सकता है, उन चीज़ों को हमने पढ़ा। अब इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि वो जो कंप्लेन है उसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर फॉर कंप्लेन अंडर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हम उसको यहाँ पे समझेंगे। तो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से जब हम बात करते हैं कंप्लेन की, तो कंप्लेन क्या होता है? कंप्लेन ये माना जाता है एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय द, जो कंप्लेन कंज्यूमर करता है वो राइटिंग में चीज़ें देता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस है, आपका डिफेक्टिव गुड्स है, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, या चार्जिंग ऑफ एक्सेस प्राइस है, या ऑफरिंग हजार्डियस गुड्स फॉर सेल है। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, आपको याद हो, कंज्यूमर के जो हमने राइट्स पढ़े थे। यदि कंज्यूमर को राइट्स नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे कंज्यूमर जो है कंप्लेन करने के लिए एलिजिबल है। वो राइटिंग में वो कंप्लेन कर सकता है, चाहे वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में हो, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में हो, डिफेक्टिव गुड्स के बारे में हो, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के बारे में हो, चार्जिंग ऑफ एक्सेस प्राइस के बारे में हो, या फिर ऑफरिंग फॉर हजार्डियस गुड्स फॉर सेल हो। तो कंज्यूमर की कंप्लेन को हमने समझा कि कंज्यूमर जो उसने गुड्स लिया है, फिर सर्विस लिया है, उसमें यदि कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है एसोसिएटेड, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, हम ये समझते हैं वेयर जो कंप्लेन प्रोसीजर है, वेयर लेबोरेटरीज टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफेक्टिव गुड्स। होता क्या है, जैसे हमने फोरम पढ़ा था, आपको याद हो, हमने फोरम पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट फोरम पढ़ा था हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद हमने क्या पढ़ा था? स्टेट कमीशन पढ़ा था, हमने नेशनल कमीशन पढ़ा था। तो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करती है? वो कंप्लेन मिलने के 30 दिन के अंदर वो क्या करती है? उसकी कंप्लेन पर हियरिंग रखती है और उसके लिए मैक्सिमम 45 डेज लेती है। द डिस्ट्रिक्ट फोरम शुड रेफर ए कॉपी ऑफ कंप्लेन टू द अपोजिट पार्टी डायरेक्टिंग हिम टू गिव द वर्जन ऑफ द केस विद इन ए पीरियड ऑफ 30 to 45 डेज़। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करती है कि जो भी लैबोरेटरी वगैरह जिसकी हम बात करते हैं, वेयर लैबोरेटरी टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड, तो जब हमें लैबोरेटरी टेस्ट के अंदर ये चीज़ चेक करनी होती हैं कि ऐसी कोई कंप्लेन है वो जेन्युइन है या फिर नहीं है, तो उसके लिए जो स्पेसिफाइड फ़ीस है वो उसको पे करनी होगी। और जो टेस्ट है वो लैबोरेटरी में किया जाएगा, और टेस्ट से पहले उस गुड्स का जो भी है सैंपल वगैरह जो है वो चीज़ें ली जाएंगी, और सैंपल जो है एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी को टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। फिर उसके बाद फीस के बाद उस लैबोरेटरी से जब आपकी रिपोर्ट आएगी और उसके अंदर ये प्रूव हो जाता है कि हाँ इस तरीके की एक्टिविटी हुई है, ठीक है ना, जिसके अंदर अंडर द रिसीविंग द लैबोरेटरी रिपोर्ट जो रिपोर्ट आती है, इट्स कॉपी विल बी फॉरवर्डेड टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम टू द अप्रोप्रिएट पार्टी अलोंग विद द ऑन रिमार्क। तो जो भी अप्रोप्रिएट पार्टी है, जैसे हम देखें तो वहाँ पे जैसे जब हम पार्टी की बात करते हैं तो वहाँ पे जिसने कंप्लेन की है कंज्यूमर होगा, दूसरा सेलर होगा। तो जो अपोजिट पार्टी है, कंप्लेन करने वाला है, उनको उसकी इन्फॉर्मेशंस दी जाती है और रिमार्क के साथ बताया जाता है कि हाँ ये जो रिपोर्ट आ रही है, लैबोरेटरी की रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशंस आई है, ठीक है ना। द डिस्ट्रिक्ट forum should refer a copy of the complaint to the opposite party directing him to give a version of the in the case within a 30 to 45 days। हमने पहले पढ़ा ही था, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि जो कंप्लेन हुई है, जो किसी भी कारण से थी, जो हमने बात की थी कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है, उसके बाद उसको लगता है कि चीट हुआ है कंज्यूमर के साथ, या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशंस दी है, या फिर जो गुड्स प्रॉमिस की थी या सर्विस प्रॉमिस की थी डिलीवर करने के लिए, वो गुड्स या सर्विस जो है वो डिलीवर नहीं की गई है, ठीक है ना। नॉट डिलीवरिंग द गुड्स एंड सर्विस फॉर विच पेमेंट इज मेड, कंज्यूमर हैज सफर्ड लॉस और डैमेज एज ए रिजल्ट ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, हमने पढ़ा था, ठीक है ना। इसके अलावा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर हम ये भी देख सकते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस भी हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि जो गुड्स है वो वन और मोर डिफेक्ट हैं उसके अंदर, ठीक है ना, और या फिर गुड्स के जो प्राइस हैं वो हायर चार्ज किए गए हैं, जो प्राइस बताया गया था, जो फिक्स किया गया था, उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज किया गया है, ठीक है ना। या फिर उस पर्सन जिसने उस गुड्स को यूज़ किया उसके लिए हजार्डियस लाइफ है, जो राइट टू सेफ्टी उसे प्रोवाइड नहीं करता, जो हमने पहले पढ़े थे। और या फिर ऐसा लगता है कि जो डेफिशिएंसी है सर्विस में, सर्विस
गुड्स की बात है की हमने, अब हम सर्विस की बात करते हैं कि सर्विस में क्या है, डेफिशिएंसी है, ठीक है ना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम ये देखें तो इन सारे इन्फॉर्मेशन के प्रूव होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, एनी अदर फैक्टर जो है कंज्यूमर को जो इफेक्ट करता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, देयर आर सम प्रोसीजर टू फॉलो द बिफोर फिलिंग ए कंप्लेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोटिस सेंड करते हैं। फर्स्ट सेंड ए नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी आस्किंग फॉर रेक्टिफाई द फॉल्ट एंड डिफेक्ट, कि सबसे पहले ये बताया जाता है कि कंपनी अपनी गलती को सुधारे, या फिर आपको याद हो हमने ये किया था कि डिफेक्ट को रिमूव करे, ठीक है ना, या फिर रिप्लेस करे गुड्स को, विदिन ए मंथ उसको रिप्लेस करे उस गुड्स को, या फिर हमने ये भी देखा था कि उसको एक टाइम दिया जाता है, 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है, और यहाँ वहाँ पे नो रेस्पॉन्ड फ्रॉम कंपनी विद इन ए नोटिस पीरियड, उस 30 डेज़ के अंदर वो जो आपकी कंप्लेन थी उसके बारे में नहीं रिप्लाई किया जाता है, तो प्लेन पेपर में जो है कैन फिल ए प्लेन पेपर इन एडिशन टू कंप्लेन 3 to 5 कॉपी टू द कंप्लेन टू बी सबमिट। और यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो कंप्लेन है उसका आप एफिडेविट भी लगा सकते हैं, आप उसकी नोटरी भी करा सकते हैं, और ये जो आपकी कंप्लेन है, कोर्ट विल सेंड ए नोटिस विद द कंप्लेन कॉपी टू द अपोजिट पार्टी सीकिंग रिप्लाई विद इन 30 डेज, ठीक है ना। फिर कोर्ट उसको नोटिस भेजेगा यदि वो रिप्लाई नहीं करता। ए कंप्लेन शुड बी कंटेन द फॉलोइंग, जब आप कंप्लेन करें तो कंप्लेन करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन करने वाले का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है ना, कोई डिस्क्रिप्शन जो इन्फॉर्मेशंस जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है वो क्या है, ऐसे अपोजिट पार्टी का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में भी बताना होगा। फैक्ट रिलेटिंग टू कंप्लेन क्या है, और ये कंप्लेन कब हुई, कैसे हुई, उसके बारे में बताना पड़ेगा, व्हेन एंड वेयर इट अराउज। फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इस कंप्लेन के सपोर्ट में कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, तो वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है या फिर ऐसी कोई कॉपी है, तो उसको जो कंप्लेन करने वाला पर्सन है वो क्या करेगा, उसको साइन करेगा, ठीक है ना। द रिलीफ विच इज़ द कंप्लेन इज सीकिंग, ठीक है ना, कंप्लेन के अंदर जो रिलीफ की बात की जाइए, क्या चीज़ें चाहिए कंप्लेन के अंदर, कैसे रिलीफ कस्टमर को मिलेगा, उन चीज़ों को हमने देखना है। फिर कभी कभी क्या होता है कि कंप्लेन करने वाला जो पर्सन है, द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द कंप्लेन, कंप्लेन करने वाले पर्सन की यदि डेथ हो जाती है तो जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या कर सकता है, कंप्लेन को कंटिन्यू कर सकता है। कंप्लेन को कंटिन्यू कैसे करेगा, यदि हम देखें तो उसको वही डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जो कंप्लेनेंट ने किए थे, डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट परचेज, ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट परचेज करने के बाद जो उसने पेमेंट वगैरह किया है, चेक वगैरह या जो भी है कैश किया है, ठीक है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन देगा, प्राइस ऑफ गुड्स की इन्फॉर्मेशन देगा, कोई बिल्स वगैरह, इनवॉइस वगैरह है परचेज पर तो उसका बिल नंबर या डेट या आइटम का अमाउंट उसमें मेंशन है, या फिर कुछ ऐसा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट था तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट जिसकी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, तो इन्फॉर्मेशंस के अंदर कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो मांगी जा सकती है। इसके अलावा हम देखें तो अदर डॉक्यूमेंट से एग्रीमेंट है, इसके अलावा कोई जैसे चेक वगैरह, बाउंस चेक वगैरह हैं, अपोजिट पार्टी का लेटर हेड वगैरह, ऐसी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है जो कस्टमर के पास में है, जिससे प्रूफ हो कि हाँ कस्टमर जो है वो प्रॉब्लम में है, उसने एक्चुअल में वो चीज़ परचेज़ की है और वो चीज़ उसने वास्तव में क्या की है, फेस की है। द कॉपी ऑफ लेटर टू द सेंड अपोजिट पार्टी टू रिक्वेस्ट द रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉल्ट। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब अपोजिट पार्टी को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको एक मौका दिया जाता है कि वो अपनी गलती को सुधारे, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी अपोजिट पार्टी क्या है उस गलती को नहीं सुधारती। द अपोजिट पार्टी इज अपोज टू द कंप्लाई विद द ऑर्डर, तो अपोजिट पार्टी क्या करती है, जो अपोज करती है, When any such person fail or omit to comply with the order, the district forum जो है आपका, स्टेट फोरम जो है आपका, नेशनल कमीशन जिसको हम स्टेट कमीशन बोलते हैं, नेशनल कमीशन जो है, ठीक है ना, स्टेट फोरम को स्टेट कमीशन भी बोलते हैं, नेशनल कमीशन है फिर आपका। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट हो सकता है 1 month से 3 years का इम्प्रिजमेंट हो सकता है आपका, जो फाइन हो सकता है 2000 से 10,000 सा, और जो भी आपकी जो प्रॉब्लम फेस की है कंज्यूमर ने या फिर जो फ़ाइन के साथ साथ इम्प्रिजमेंट दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखें तो यदि वो चीज़ों को टाइमली पूरा नहीं करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस पेनल्टी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारी फोरम्स के अंदर क्लेम का अमाउंट हमने पढ़ा था, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर देखा था हमने 20 लाख तक का जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम तक हम कर सकते हैं अपील। फिर क्या है 20 लाख से 3 करोड़ तक का, 1 करोड़ तक का किस पे कर सकते हैं, स्टेट में कर सकते हैं।
फिर हम अपना नेशनल कमीशन की हमने बात की थी, 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है तो नेशनल कमीशन के अंदर हम कर सकते हैं। तो उसके के अंदर हमने यही पढ़ा कि जो कंप्लेन है, कंप्लेन करते समय क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर के पास होनी चाहिए और कंप्लेन की प्रोसीजर्स क्या है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और फिर हम उसमें कोई नई एक्ट के बारे में पढ़ेंगे।